हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज जो है क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, ये जो आपका सेट वन है 2025 का ज्योग्राफी का बोर्ड्स का। तो आज हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ पूरा डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन पेपर को। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर को देख के समझ सके कि आपका जो पेपर है 2026 का बोर्ड्स का वो किस टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो हमारा सोशल क्लास का ई बुक है 10 ईयर्स पीवाईक्यू का, हिस्ट्री का भी मिल जाएगा आपको, ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको 10 ईयर का जो है पीवाईक्यू आपको देखने को मिल जाएगा पूरा सोल्यूशंस के साथ, वो भी बस 29 रुपीज में। ठीक है, अगर आपको ये खरीदना है तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ये जो ई बुक है वहां पे ही मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस असर्शन रीजन क्वेश्चन में असर्शन क्या कह रहा है? ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल्स। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, हर कोई रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। ठीक है, और रीजन क्या है? रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। रिसोर्सेस क्या है? एसेंशियल है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। ठीक है, ये आपका असर्शन और रीजन है। आपको पता होगा इसमें चार ऑप्शन होता है। ठीक है, इसमें से एक आपको चूज करना पड़ेगा कोई भी असर्शन रीजन के रिलेटेड। तो इसमें आपको देखिए कि जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल्स, ये सही है। और रिसोर्सेस आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ये भी सही है। तो आपका बट इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिलेटेड टू माइनिंग। माइनिंग के रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये आपसे पूछा है। यहाँ पे बस एक ही स्टेटमेंट नहीं होगा, यहाँ पे आप देखिए जो ऑप्शन से एक्चुअल में नीचे दिया गया है। ठीक है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन में हड़बड़ाइएगा मत, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत बार नीचे रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इन एंशियंट टाइम मिनरल वेड यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। ठीक है, एंशियंट टाइम में मिनरल से टूल्स वेपन बनाया जाता था। ऑल डेवलप्ड कंट्री आर एक्सट्रैक्टिंग मोर मिनरल्स फॉर द डेवलपमेंट। द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देयर आर मेनी स्टेजेस इन द डिस्कवरी ऑफ मिनरल। ठीक है, तो आपको ये देख के ऑलमोस्ट लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो सारा स्टेटमेंट जो है वो सही ही लग रहा है। बट आपको यहाँ पे सारा स्टेटमेंट सही नहीं है, एक स्टेटमेंट जो होगा वो कोई एक गलत है। ठीक है, तो उस गलत स्टेटमेंट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वही गलत स्टेटमेंट जो है वो आपका नहीं होगा आंसर में। ठीक है, तो आप थोड़ा सा देखिए इसमें से कौन सा गलत हो सकता है। तो आपका वन जो है वो देखते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, एन एंशिएंट टाइम मिनरल वेड यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो एक्चुअल में देखा जाए तो क्वेश्चन जो ऑप्शन टू है वो क्या है? ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सट्रैक्टिंग मोर मिनरल्स फॉर द डेवलपमेंट, ये जो है गलत है। ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करता है अपना डेवलपमेंट के लिए। डेवलप कंट्रीज जो है वो मिनरल एक्सट्रैक्टिंग से दूर रहता है। क्यों? क्योंकि मिनरल एक्सट्रैक्टिंग एक मतलब थोड़ा सा प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाता है, और ये थोड़ा मतलब अच्छा नहीं है, हेल्थ हजार्ड्स वगैरह बहुत होता है, रिस्क वगैरह बहुत होता है। तो इसलिए डेवलप कंट्रीज पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वन, थ्री एंड फोर। ठीक है, ऑप्शन टू जो है आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है आपका? आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। क्वाटरनरी एक्टिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक आपको आइडेंटिफाई करने दिया है। तो इट इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फॉर डेवलपमेंट, confined to increase the value of raw materials into finished product. It is concerned with research and development. It is linked with serving all the people of society. तो आपको यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। ठीक है, तो क्वाटरनरी एक्टिविटी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंसर्न होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ एशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आपको अरेंज करना है वेस्ट टू ईस्ट जितने भी एयरपोर्ट्स है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, इस तरह से आप जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। बेजिंग, टोक्यो, एडन, मुंबई। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ कहा है आपको, तो इसका आंसर क्या है? डी है, 3, 4, 1, 2। थ्री क्या है आपका? एडन। उसके बाद फोर क्या है आपका? मुंबई। उसके बाद आपका वन जो है वो बेजिंग, उसके बाद टोक्यो। तो देखिए मतलब वेस्ट जो है आपका इधर से लेके इधर तक बोला है, तो इधर आपका एडन, इधर मुंबई, फिर बेजिंग, फिर आपका टोक्यो। इस तरह से आपका एयरपोर्ट है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एक्सपोर्टेड आइटम्स बाय अ पोर्ट इज फर्स्ट ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, दिस पोर्ट इज नोन एज। जो पोर्ट जहाँ पे आपका एक्सपोर्टेड आइटम जो है अलग अलग कंट्री का, उसको वहां पे सबसे पहले लेके जाया जाता है, उस पोर्ट को क्या कहते हैं? ठीक है, ये आपको पूछा गया है। कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट, आउटपोर्ट,
एंट्री पोर्ट, पोर्ट्स, पैकेट स्टेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एंट्री पोर्ट, पोर्ट्स। ठीक है, हम लोग का जो सिंगापुर है वो एक एंट्री पोर्ट, पोर्ट्स में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का बात किया जाए, अरेंज द फॉलोइंग ऑल रिफाइनरी ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन एज पर देयर लोकेशन। तो आपको क्या करना है, जो ऑयल रिफाइनरीज है उसको इंडिया का अरेंज करना है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो आपको पहले साउथ की तरफ देखना है, फिर नॉर्थ की तरफ जाना है। तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे मुंबई, कोची, कायाली, बेंगलुरु। इसमें आपको ऑप्शंस क्या दिया है यार, इसी में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर क्या है आपका? बी, 2, 4, 1 एंड 3। टू आपका क्या है? कोची, कोची सबसे नीचे है। उसके बाद आपका फोर, फोर आपका बेंगलुरु, उसके ऊपर आपका 1 एंड 3। वन मतलब मुंबई और कयाली सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस है साउथ टू नॉर्थ का ऑयल रिफाइनरीज का। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान कैनल। तो जो राजस्थान कैनल है उसका जो फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन का डिस्ट्रिक्ट है वो आपसे पूछा गया है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या है? जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर। तो इसका आंसर क्या है? गंगानगर। आपको कोई कोई क्वेश्चन लग रहा होगा अरे ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, तो बट एक्चुअली ये जो भी क्वेश्चन है आपका बोर्ड में आ चुका है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पहले का आया हुआ है, पिछले ईयर आ चुका है। तो इससे आपको मतलब आपका जो एग्जाम का पेपर है उसका एस्टिमेशन होगा कि इस टाइप का पेपर आपका आ सकता है। क्वेश्चन 8 क्या है, आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जो गेल कंपनी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर्ड नेचुरल गैस, टू प्रोसेस एंड एलोकेट नेचुरल गैस टू डिफरेंट स्टेट्स, टू ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस, टू सेल स्टोर्ड नेचुरल गैस फॉर ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, तो आपका जो गेल है वो एक पब्लिक कंपनी है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपका टू ट्रांसपोर्ट, प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को ये ट्रांसपोर्ट करता है, साथ में प्रोसेसिंग करता है उसका, और उसका मार्केटिंग करता है गेल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो क्या है, टू स्टेटमेंट आर गिवन बिलो। फिर से आपका एसर्शन रीजन क्वेश्चन है। एसर्शन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल ट्रेड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर कोस्ट पोर्ट्स देन इट्स वेस्ट कोस्ट। ठीक है, आपका जो ईस्ट कोस्ट है उस पर ज्यादा पोर्ट्स है वेस्ट कोस्ट कोस्ट से। ठीक है, तो आपका जो एसर्शन है वो तो करेक्ट है, बट आपका रीजन जो है वो इनकरेक्ट है। आपका जो वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, उस पर ज्यादा पोर्ट्स है आपके ईस्ट कोस्ट से। तो ये आपका रीजन जो है वो गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का बात किया जाए, रीड द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट स्वच्छ भारत मिशन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन का जो बारे में फैक्ट्स दिया हुआ है इसको पढ़िए और आपका करेक्ट ऑप्शन को यहाँ से चूज कीजिए। It is a part of urban renewable mission. It has launched by Government of India. It is associated with improving greenery in urban areas. It is aimed to improve quality of life in urban slums. तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका ऑप्शन 1, 2 एंड 4 बिल्कुल सही है। ये आपका ग्रीनरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, आपका एक क्लीनलीनेस के रिलेटेड है, अर्बन स्लम्स को इम्प्रूव करना है, और ये अर्बन रिन्यूएबल मिशन के अंदर आया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये सब कहाँ लिखा है, तो आपका जो जियोग्राफी का बुक है उसमें एक छोटा सा बॉक्स में इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल्स, उसको पढ़ेंगे तो आपको ये तीनों पॉइंट्स तो मिल जाएगा, 1, 2 एंड 4, बट आपको 3 नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द यूनिट टू मेजर साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए आपका डेसिबल्स का यूज किया जाता है। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, चूज द करेक्टली मैच पेयर्स ऑफ एरिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। करेक्टली मैच पेयर्स आपको बोला है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। इसमें आपका कौन सा करेक्टली मैच है पूछा है, भील ट्राइब, दोरौला मेरठ, गड्डी ट्राइब, भरमार तहसील, दिलापेटेड हाउसेस, धारावी मुंबई, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। तो इसमें आपका जो करेक्ट मैच है वो झाबुआ डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में आपका भील ट्राइब रहता है, यही आपका बस करेक्ट मैच है। क्वेश्चन 13 का बात किया जाए, सम वेस्टलैंड आर रेंडर्ड अनफिट फॉर एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। कुछ वेस्टलैंड जो है वो आपका अनफिट होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन जो है इस स्टेटमेंट के रिलेटेड चूज करना है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, कोस्टल प्लेन, डिग्रेडेड पैस्चर, भाबड़ एरिया। इनमें से कौन सा लैंड के बारे में यहाँ पे इस स्टेटमेंट में बात किया जा रहा है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, ओनली टू, बोथ 2 एंड 4, ओनली 3, बोथ 1 एंड 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका बोथ 1 एंड 3 है। 1 आपका क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया, 3 क्या है, डिग्रेडेड पेस्चर। मतलब जहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है और जो पेस्चर्स है, जो जहाँ पे गाय गोरु को चराया जाता है, वो एरिया जब बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब एक्सेस में, तो ये सब जो है अनफिट बन जाता है एग्रीकल्चर के लिए। क्वेश्चन 14 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बाय 2025 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन एरिया इज। ठीक है, 2025 तक जो प्रिडिक्शन है कि अर्बन एरिया में वर्ल्ड पॉपुलेशन कितना रहने लगेगा,
तो आपका 2/3 पॉपुलेशन, ठीक है, 2/3 पॉपुलेशन जो है वो अर्बन एरिया में रहने लगेगा। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्लीकेबल विथ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज में वो क्या है, तो वो है आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर। मतलब जो आपका हाई ह्यूमन डेवलपमेंट वाले कंट्रीज है वो सोशल सेक्टर पे, सोसाइटी पे ज्यादा ध्यान देता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा ध्यान देता है, ना ही कि आपका डिफेंस वार इन सब पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है वो लोग, ठीक है। वो लोग का जो मेन फोकस होता है वो सोशल सेक्टर पे रहता है, इसलिए वो लोग हाई डेवलपमेंट कंट्रीज के लिस्ट में आता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रेटर इंप्रूवमेंट अमंग द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज मार्क्ड बाय, जो आपका मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज है उनमें ग्रेटर इंप्रूवमेंट जो है किस चीज से पता चलता है, तो आपका सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसी। जब मीडियम डेवलपमेंट कंट्रीज जो है सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसीज लेके आता है, सोसाइटी पे फोकस करता है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि उसका जो इम्प्रूवमेंट है वो हो रहा है, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कोर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शोज द रेंज फॉर मीडियम कैटेगरी, मीडियम कैटेगरी का कौन सा स्कोर इसमें हो सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वो आपसे पूछा गया है। तो आपका जो मीडियम कैटेगरी है उसमें आपका 0.149 का जो स्कोर है वो हो सकता है, ठीक है, ये आपका मीडियम कैटेगरी में होगा। उसका सेक्शन बी का बात किया जाए, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन में आपको सोर्स दिया रहेगा, उसका आंसर रहेगा, ठीक है। और तो इस पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ रहता है, वहां से आपको आंसर देना पड़ता है, तो ये बहुत ही इजी है, मतलब इसको आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें आपका जो 3 क्वेश्चन है 18.3 तक, वो आप जो है खुद से कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो 19 है ये भी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप खुद से कर लेंगे, आपको जो पेपर है वो मिल जाएगा, आप वहाँ पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो जो क्वेश्चन पेपर है वो इजीली हम दे देंगे, वहाँ पे आप इसको देख के अच्छे से कर लीजिएगा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन को। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट अपना शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या कह रहा है, नेचुरल एंड ह्यूमन नेचर एंड ह्यूमन आर इंट्रिकेटली इंटरवाइंड, एनालाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। नेचर एंड ह्यूमन जो है वो एक दूसरे से इंटरवाइंड है, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड है, जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों है आपको लिखना है। नेचर एंड ह्यूमन आर inseparable एलिमेंट एंड शुड बी सीन होलिस्टिकली, both physical and human phenomena are described in metaphor using symbols from the human anatomy, ठीक है। तो इस चीज को कैसे लिखा गया है, ठीक है, नेचर एंड ह्यूमन जो है वो होलिस्टिकली देखना चाहिए, मतलब हमें साथ में देखना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारा मेटाफर्स यूज किया गया है, जैसे फेस ऑफ द अर्थ, आई ऑफ द स्ट्रॉ, माउथ ऑफ द रिवर, ये सब जो चीज है मेटाफर का यूज करके जो नेचर और ह्यूमन को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। और भी जैसे कि रीजन्स, विलेजेस, टाउन, इन सबको भी ऑर्गेनिज्म के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवे एंड वाटरवेज को आपका आर्टरीज ऑफ सर्कुलेशन के रूप में डिस्क्राइब किया गया है। ये सब जो है आप इस आंसर में लिख सकते हैं। उसका जो हमारा और में क्या क्वेश्चन है, ह्यूमन बींग्स यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर, एनालाइज द स्टेटमेंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स जो है वो अपॉर्चुनिटीज यूज करता है जो उसको नेचर प्रोवाइड करता है। तो ह्यूमन क्रिएट पॉसिबिलिटीज विद रिसोर्सेज ऑब्टेन फ्रॉम द इन्वायरमेंट, ह्यूमन मूव फ्रॉम द स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेट ऑफ फ्रीडम, इसका आंसर जो है वो यही है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी क्रिएट्स अ कल्चरल लैंडस्केप, द इम्प्रिंट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी आर एवरीवेयर, ये आपको यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी के बारे में लिख देना है कि ह्यूमन एक्टिविटी से किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है आपका इन्वायरमेंट में, ह्यूमन एक्टिविटी किस तरह से इम्प्रिंट्स जो है छोड़ देता है, ह्यूमन एक्टिविटीज क्या कर रहा है, आपका हेल्थ रिसोर्ट बना रहा है हाईलैंड्स पे, अर्बन स्प्रोस बना रहा है, फील्ड्स, ऑर्कर्ड, पेस्चर्स, ये सब अलग अलग चीज जो है ह्यूमंस बना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स विद एग्जांपल, आपको रूरल और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स पे डिफरेंशिएशन करना है, यही चीज आपको एग्जांपल्स के साथ। तो रूरल मार्केटिंग सेंटर सर्विस ट्रेडिंग ऑफ मोस्ट रूडिमेंट्री टाइप वाइल अर्बन सेंटर है मोर स्पेशलाइज अर्बन सर्विसेज, रूरल जो है आपका मेनली विलेजेस के साइड में होता है, वो बहुत ही स्पेशलाइज नहीं होता है, बट जो आपका अर्बन मार्केटिंग सेंटर होता है वो स्पेशलाइज होता है, ठीक है। पर्सनल प्रोफेशनल सर्विसेज रूरल में उतना डेवलप नहीं होता है, बट अर्बन में ये सब रहता है। और जो आपका रूरल मार्केट होता है वो वीकली बाजार वगैरह होता है, बट अर्बन जो है आपका ऑर्गेनाइज बाजार वगैरह भी जो होता है आपका अर्बन एरियाज में देखा जाता है, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसका आंसर को लिख सकते हैं, ऐसा बहुत ही अच्छे से आपके बुक में दिया हुआ है, इसको आप बस एज ए पॉइंट लीजिए, एज ए रिवीजन पॉइंट लीजिए, बट इसका आंसर जो है आपके बुक में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है, तो वहां से आप देख के लिख लीजिएगा। क्वेश्चन 22 क्या कह रहा है, वाई शुड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी बी यूज्ड इन इंडिया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसको हम लोग को क्यों यूज करना है इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, आपको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है।
तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन ऑफ कोस्ट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है इसमें आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ, तभी जाके आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रिसोर्सेज यूज रिजल्ट इनटू जनरेशन इनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ वेस्ट एज वेल एज क्रिएट अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड्स है सोर्सेस ऑफ एनर्जी का, वो आपका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, अदर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम से भी हमें पोल्यूशन जैसे देखने को मिलता है, ठीक है। बट अगर हम लोग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का यूज करते हैं तो वो जो है आपका बेटर होता है। इट कॉल्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। द अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक सोलर पावर, विंड, वेव, जियोथर्मल, ये सब जो है आपका इनएग्जिस्टेबल है, मतलब ये खत्म नहीं होगा। इसका हम लोग अगर यूज करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा बेटर होगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, और साथ ही साथ आपका जो मतलब एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? इन विच सेंसस ईयर द डेकेनियल ग्रोथ ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट। तो किस सेंसस ईयर में आपका जो अर्बन पॉपुलेशन का जो डेकेनियल ग्रोथ है वो सबसे ज्यादा रहा है? तो है 1981। एक्सप्लेन द इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से आपका अर्बन पॉपुलेशन जो है इंडिया में इंक्रीज हो रहा है। रेगुलर इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया सिंस 1961 to 2011 has been seen. It has recorded 17.97 in 1961 and 31.16 in 2011। मतलब कि 17.97% लोग जो है 1961 में अर्बन एरिया में थे, और अभी 2011 में 31.16% लोग हैं, ठीक है। एनालाइज द कंटिन्यूअस इंक्रीज ट्रेंड ऑफ नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया। इसमें आपको नंबर ऑफ टाउन्स को इंक्रीज करने के लिए बात किया गया है कि जो इंक्रीज हुआ है। एक्चुअल में यहाँ पे एक ग्राफ है, ठीक है। 23 जो क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने ग्राफ ऐड करना भूल गया, मतलब, ठीक है। इसमें ग्राफ के हिसाब से आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ग्राफ देख के इसका आंसर जो है दे पाएंगे इजीली। सेक्शन डी जो है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा 5, जिसमें आपको 25 मार्क्स जो होता है, ठीक है। इसका आंसर आप अच्छे से लिखिएगा, मैंने यहाँ पे बहुत ही लंबा लंबा आंसर नहीं दिया है, बट आपको यहाँ पे अच्छे से आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। डिफाइन द टर्म इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, एनालाइज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे क्या करना है? इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन को डिफाइन करना है, और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को भी एनालाइज करना है, ठीक है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या है? इमिग्रेशन आपका माइग्रेंट हु मूव इनटू न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेंट, ठीक है। और एमिग्रेशन मतलब जो किसी एक प्लेस से जाता है, जाने वाला इमिग्रेंट और आने वाला इमिग्रेंट। आपका जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी है इसमें आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और इन दोनों में 1 1 मार्क्स मिलेगा। मैंने इसमें मार्किंग स्कीम भी ऐड कर दिया है ताकि आप जो है अच्छे से समझ पाए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी के आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है, कि किस तरह से ये क्या चीज को एक्सप्लेन करता है। द थ्योरी टेल्स अस that the population of any region changes from high birth and high death to low birth and low death। यही सिंपल सा चीज है, ठीक है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी में क्या चीज को बताया जाता है कि किस तरह से सोसाइटी जो है आपका चेंज होता है एग्रीगेडियन से, जो आपका अर्बन डेवलप सोसाइटी में चेंज होता है। उसमें सबसे पहले आपका हाई बर्थ रहता है, हाई डेथ रहता है, उसके बाद में जाके जब वो डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होता है कोई भी कंट्री, तो उसका जो डेमोग्राफिक है वो कैसा हो जाता है? लो बर्थ और लो डेथ हो जाता है, ठीक है। पहले लोग इलिटरेट रहते हैं, बाद में वो लोग इलिटरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से मतलब आप डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसका 3 मार्क्स और इसका एक एक 2 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो किसी भी इंडस्ट्री को लोकेट करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें सिंपल सा आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपका स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है रॉ मटेरियल्स को कैरी करने के लिए फैक्ट्री तक, तब ये जो मतलब मूव फिनिश गुड्स टू द मार्केट आर एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है। आपको स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट चाहिए ताकि रॉ मटेरियल्स को आप फैक्ट्री तक कैरी कर सकते हैं और फिनिश गुड्स को आप मार्केट तक कैरी कर सके, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट जो है वो जरूरी रहेगा। लोअर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टेंड्स टू हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्री। और अगर कोई एरिया है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा कम है, तो वहाँ पे ज्यादा इंडस्ट्रीज रहेगा। जैसे कि आपका वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका है हाई डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसके वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर जो है अच्छे से लिख पाएंगे। इसके बाद ओड में आपका डेयरी फार्मिंग इज प्रैक्टिस मेनली नियरली अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसमें आपको क्या कहना है? जो डेयरी फार्मिंग है वो मेनली आपका अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के पास ही किया जाता है, तो इस स्टेटमेंट को आपको जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो डेयरी इज द मोस्ट एडवांस एंड एफिशिएंट टाइप ऑफ ब्रीडिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स, मतलब गाय वगैरह जो होता है जो दूध देता है, ठीक है।
उसको आपका एडवांस जो है एफिशिएंट टाइप ऑफ रियरिंग है, ठीक है, डेयरी फार्मिंग। इट इज प्रैक्टिस मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नाइबरहुड मार्केट। तो ये अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर के पास क्यों किया जाता है, ताकि उसको नाइबरहुड मार्केट मिल सके, ठीक है। दूध जो है उसको आप बहुत टाइम तक स्टोर करके नहीं बेच सकते हैं, तो इसको पास में मार्केट चाहिए, इसलिए वो अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज के आसपास रहता है, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, तो उनको ये लोग जो है बेच सके, इसलिए वो लोग उसके आसपास मतलब रहते हैं, ताकि वहां पे इनको सप्लाई करने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी और भी पॉइंट्स है जो कि आप देख लीजिएगा, ताकि आपका आंसर जो है और बेटर हो जाए और आपको फुल मार्क्स मिल जाए। क्वेश्चन 26 का बात किया जाए, एक्सप्लेन द मेन टारगेट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टारगेट एरिया प्लानिंग, एनालाइज द नीड ऑफ टारगेट एरिया प्लानिंग। ठीक है, आपको टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में बताना है, इसका मीनिंग क्या है वो बताना है, उसके बाद आपको इसका नीड क्या था वो बताना है। तो इसका मीनिंग बताने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, उसके बाद इसका नीड बताने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेगा। तो टारगेट एरिया प्लानिंग क्या है, द अप्रोच टू एड्रेस द रीजनल इम्बेलेंस, ठीक है। जो रीजनल इम्बेलेंस है, नाम से ही पता चल रहा है टारगेट एरिया प्लानिंग, मतलब किसी भी एक एरिया को टारगेट करके जो कि बैकवर्ड है उसको मतलब डेवलप करने का जो प्लानिंग है उसी को हम लोग टारगेट एरिया प्लानिंग कहेंगे। बैकवर्ड रीजन को, इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड रीजन है उसको टारगेट एरिया प्लानिंग में इंक्लूड करके डेवलप करना है, ठीक है। इसका क्या नीड था, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए रीजन डिपेंड्स अपॉन इट रिसोर्स बेस, समटाइम रिसोर्स रिच रीजन रिमेन बैकवर्ड। तो कुछ रीजन है जिसमें रिसोर्स है बट उसको बैकवर्ड अभी भी है, क्यों बैकवर्ड है, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं किया जा रहा है, वहाँ पे उसका यूसेज नहीं किया जा रहा है, तो इसलिए टारगेट एरिया प्लानिंग को लाया गया था इन ऑर्डर टू एड्रेस द accentuation of regional and social disparities. The planning commission introduced the target area and target group approaches to planning. इसको किसने लाया था, प्लानिंग कमीशन ने लाया था, ताकि जो आपका इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया है जहाँ पे रिसोर्सेज का यूज किया जा सकता है उसको लोग आगे ला सके, ठीक है। इट वॉज रियलाइज दैट रीजनल इम्बेलेंस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वेर गेटिंग एसेंचुएटेड, मतलब जो रीजनल इम्बेलेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और इसको कम करने के लिए टारगेट एरिया प्लानिंग लाया गया था। टारगेट एरिया, कमेंड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ब्रॉड पोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सब आपका टारगेट एरिया प्लानिंग का टाइप्स है जिसको आप लिख सकते हैं, और इस तरह से आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। उसके बाद इसका और में देखेंगे, मीनिंग ऑफ रीजनल प्लानिंग आपसे पूछा गया है, इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो भी इसी टाइप का है, ठीक है। ये भरमौर रीजन वाला जो है, इसका एक पूरा जो पैराग्राफ है उस पूरा पैराग्राफ को आप एक बार पढ़ लेंगे तो आप इसका आंसर अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। ITDP, ठीक है, इसका रीजनल प्लानिंग में है, इसमें आपका रीजनल प्लानिंग के बारे में कहा गया है, और इसमें आपको इसमें आपको टारगेट एरिया प्लानिंग के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो है ऑलमोस्ट रिलेटेड है, बस इसमें अलग एरिया के बारे में आपका 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ठीक है, भरमौर रीजन वाला जो एरिया है उसके बारे में है कि भरमौर रीजन में किस तरह से आपका डेवलपमेंट हुआ है, उस चीज को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है, ताकि आप जो इसका आंसर जो है उसमें आपको फुल मार्क्स मिल सके। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इंडियन रेलवे है फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ बोथ फ्रेट एंड पैसेंजर, मतलब गुड्स एंड पैसेंजर, एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, सपोर्ट द स्टेटमेंट। इंडियन रेलवेज ने आपका गुड्स और पैसेंजर दोनों का मूवमेंट को फैसिलिटेट किया है और इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, ठीक है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का एक सबसे लॉन्गेस्ट नेटवर्क में भी आपका इंडिया का रेलवे नेटवर्क आ जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट नहीं है बट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है, ठीक है। और आपका जो मीटर एंड नेरो गोज था, जो रेलवे का आपका ब्रॉड लेंथ कितना होता है, जो आपका ट्रैक का लेंथ होता है, ठीक है, उसका टाइप है मीटर गोज एंड नेरो गोज। इसको चेंज करके जनरली आपका रिप्लेस कर दिया गया है, और आपका जो मेनली आपका मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब जो आपका ब्रॉड गोज में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, ब्रॉड गोज में कन्वर्ट कर दिया गया है। और आपका जो स्टीम इंजन है उसको रिप्लेस करके डीजल एंड इलेक्ट्रिकल इंजन्स को लाया गया है, ठीक है। मेट्रो रेल भी आया है ताकि पैसेंजर में आपका ज्यादा यूज हो सके। तो आपका जो रेलवे वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आप जो है आराम से कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो थोड़ा बहुत फैक्ट्स ऐड करके अगर आप लिख देंगे, जनरली मैं आपको कहूँ तो आपको अच्छा खासा मार्क्स जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इतना हार्ड चेकिंग जो है वो नहीं करता है किसी भी बोर्ड में, तो आप जो है बस कुछ फैक्ट्स पढ़ लीजिएगा, आपको थोड़ा बहुत फैक्ट्स पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट को आप 5-5 बार लिख देंगे तो आपको मार्क्स दे देगा। तो ऐसा अगर करेंगे तो आपका जो 1 नंबर मिलने वाला रहेगा ना वो भी काट दिया जाएगा। तो आप जो है अच्छे से फैक्ट्स को पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इंडियन पोर्ट्स हैव कंटिन्यूअसली बीन ग्रोइंग फॉर सक्सेसफुल इंटरनेशनल ट्रेड, सपोर्ट द स्टेटमेंट विद सुटेबल आर्गुमेंट। इंडियन पोर्ट्स जो है वो आपका ग्रो हुआ है कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल ट्रेड के लिए,
इस स्टेटमेंट को आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। इंडियन पोर्ट्स के बारे में लिखना है कि इंडिपेंडेंस के बाद कैसे ग्रो हो रहा है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ कार्गोस जो है डोमेस्टिक का और या फिर फॉरेन का हैंडल कर रहा है इंडियन पोर्ट्स, और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज हो रहा है। इन सब चीजों को आपको मेंशन कर देना है, और ताकि आपका जो आंसर है और अच्छा लगे। और कुछ फैक्ट्स ऐड कर देना है, जैसे कि आपका कैपेसिटी ऑफ इंडियन पोर्ट्स इंक्रीज मोर देन 40 टाइम्स इन 2016, ठीक है। 1951 से 2016 में आपका जो इंडियन पोर्ट्स का जो कैपेसिटी है वो 40 गुना से बढ़ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन 28 क्या कह रहा है, नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ इंडिया जो है उसको आपको एवेल्युएट करना है, और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ एंड एडोलेसेंस पे उसका क्या इम्पैक्ट रहा है उस चीज को आपको बताना है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था, फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। अंडरटेकिंग सर्टेन पॉलिसीज टू इम्पार्ट प्रॉपर एजुकेशन एंड एडोलेसेंट ग्रुप सो दैट देयर टैलेंट विल बी चैनलाइज। ये क्यों लाया गया था, ताकि अलग अलग एजुकेशन प्रोग्राम्स ला सके, और जो आपका यूथ है इंडिया का, उनका जो टैलेंट है उसको सही जगह पे यूज किया जा सके, ठीक है। होलिस्टिक विजन जो है इंडिया का यूथ के लिए इसमें दिखाया गया था, और ये इसमें आपका जो नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ये सब भी 2015 में आया, और ताकि जो है स्किलिंग के लिए बहुत ही सारा कुछ किया जा सके। इस तरह से आप इसका आंसर को अच्छे से लिख दीजिएगा। उसके बाद सजेस्ट द मेजर फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ यूथ इन एडोलेसेंस इन इंडिया। तो इसका आंसर जो है आप इजीली लिख सकते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको क्या पूछा गया है कि यूथ एंड एडोलेसेंस का डेवलपमेंट के लिए कुछ मेजर्स आपको सजेस्ट करना है। तो आपको प्रॉपर एजुकेशन देना है, टैलेंट्स को अच्छे से यूज करवाना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना है, इंटरप्रेन्योरशिप इंकरेज करना है, ये सब जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी को ओवरकम करना है, ये सब चीजों को आप लिख देंगे, हो जाएगा। तो उसका जो हमारा लास्ट सेक्शन है क्वेश्चन पेपर का, वो है मैप बेस्ड क्वेश्चन का। तो मैप बेस्ड का क्वेश्चन का जो आपका यही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, ये विजुअली इम्पेयर्ड वाला आपको नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको ऊपर वाला करना है। और कोई अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन पेपर में एक बार देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। आपके लिए जो क्वेश्चन है उसी को आपको करना है, और जो आपके लिए नहीं है वो नहीं करना है। अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड है तो आप जो है नीचे वाला क्वेश्चन करिएगा, और अगर आप नहीं है तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन करिएगा। इस तरह से आप देख लीजिएगा। बाकी मैप का क्वेश्चन जो है इसमें मैप मैंने अटैच नहीं किया हुआ है, ठीक है। मैप का क्वेश्चंस जो है आप इस तरह से देख सकते हैं। मेजर सीपोर्ट आपको पूछा है केप टाउन साउथ अफ्रीका का। मेजर एयरपोर्ट आपको ऑस्ट्रेलिया का डार्विंग, वेलिंगटन, पार्थ, सिडनी, यही 4 मेजर एयरपोर्ट्स है। और आपका इंडियन वाटरवे दैट कनेक्ट अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन, पनामा कैनल। इस तरह से आप जो है कर सकते हैं। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो है, ज्योग्राफी का मैप का सबसे अच्छा चीज क्या होता है, आपको ज्यादा ऑप्शंस रहता है, ठीक है। 2 मैप आप नहीं करेंगे फिर भी आपको 5 करना है, ठीक है। 7 रहता है आपको क्वेश्चन में, आपको बस 5 करना होता है। तो आप अगर थोड़ा सा मैप देख के जाएंगे तो आपका जो है बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो ये पीवाईक्यू है उसको हमने आज डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और आप जो है इनमें से कहीं पे भी व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको ये जो पीवाईक्यू है पूरा 10 ईयर्स का वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो जो है यहीं पे